हाय एवरीवन। एक सेकंड बस। तो आज हमें पढ़ना है टेलकट पार्सन की थ्योरी, पैटर्न वेरिएबल। इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल है। पैटर्न वेरिएबल क्या होता, देखो। अच्छा, दीज आर माई क्वालिफिकेशंस। आई क्वालिफाइड नेट, जीआरएफ, गेट, एंड आई एम टीचिंग सिंस 2017, सो आई थिंक आई नो हाउ टू टीच। बाकी इंस्टा पे फॉलो करना है तो आप यहाँ कर सकते हैं, टेलीग्राम पे यहाँ पे आपको यहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी सारी की सारी जो मैं पढ़ा चुका हूँ अभी तक। इसके बाद देखो पैटर्न वेरिएबल होता क्या है। पैटर्न वेरिएबल बहुत सिंपल चीज़ है। देखो क्वेश्चन क्या होंगे कि डायरेक्ट आ जाएंगे पैटर्न वेरिएबल क्या है आपको बताना पड़ेगा। ये सिंपल है। तो पैटर्न वेरिएबल देखो होता क्या है। ये कुछ 5 डिलेमास होते हैं। डिलेमा क्या होता है पता है आपको, कि ये वाला करूं या ये करूं। तो वही होते हैं डिलेमास। एक्शन में आपको बता ही चुका कि टेलकट पार्सन की एक्शन थ्योरी क्या कहती है। टेलकट पार्सन की एक्शन थ्योरी में क्या होता है, एक्टर होता है, उसके गोल होता है, उसके बाद सिचुएशन होती है, उसके बाद नॉर्म्स नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ होते हैं, उसके बाद होता है मीन्स। तो अगर कोई एक्शन हो रहा है तो वहाँ पे 5 चीज़ होंगे। एक्टर होगा कोई, उसका कोई गोल होगा, वो किसी सिचुएशन में वो एक्शन परफॉर्म कर रहा होगा, नॉर्म्स और वैल्यूज़ को फॉलो कर रहा होगा या फिर नहीं भी फॉलो कर रहा होगा, और मीन्स, किसी मीन्स से वो एक्शन को अपने कर रहा होगा। ये मैं कल समझा चुका था आपको सारा का सारा। नहीं देखा है आपने वो लेक्चर तो आप देख सकते हैं। बाकी हमें पढ़ना है पैटर्न वेरिएबल क्या होता है। तो बहुत सिंपल है, देखो। आप ये करोगे या ये, बस यही है कि या तो आप ये करने वाले हो या तो आप ये करने वाले हो। इसी को बोलते हैं पैटर्न वेरिएबल। इसमें 5 डिलेमास होते हैं, उनको सबको पढ़ेंगे हम। बहुत सिंपल है, डिफिकल्ट नहीं है ज़्यादा। पहला है अफेक्टिव अफेक्टिविटी, दूसरा है अफेक्टिव न्यूट्रलिटी। अफेक्टिविटी क्या होती है, मतलब जिससे आप अफेक्ट होते हो। ऐसी कोई भी चीज़ जिससे आप अफेक्ट हो रहे हो, मतलब यहाँ पे इमोशनल कनेक्शन है ना। आपको दुख तो वही पहुँचाते हैं ना जो आपके करीबी होते हैं या फिर आपके खास होते हैं, आपका इमोशनल बॉन्ड होता है। कोई रैंडम पर्सन कुछ भी कह दे आपसे, इतना दुख थोड़ी होता, क्योंकि अफेक्टिविटी नहीं है वहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो अफेक्टिव न्यूट्रलिटी मतलब इमोशनलेस। इमोशनलेस, सिंपल। अफेक्टिविटी मतलब इमोशन, अफेक्टिव न्यूट्रलिटी मतलब इमोशनलेस। जैसे कि देखो, यही है अफेक्टिविटी मतलब इमोशनल इन्वॉल्वमेंट, अफेक्टिव न्यूट्रलिटी मतलब इमोशनल कंट्रोल या फिर नो पर्सनल फीलिंग्स। जैसे कि जब मदर है, जैसे अफेक्टिविटी का एग्जांपल देखो, एक मदर है, जब मदर अपने बच्चे की केयर करती है तो क्या वो अफेक्टिविटी है कि नहीं, इमोशनल बॉन्ड है वहाँ पे, तो दिस इज अफेक्टिविटी। और अफेक्टिव न्यूट्रलिटी का एग्जांपल है डॉक्टर, जज, या फिर कोई आईएएस ऑफिसर, या फिर कोई पुलिस ऑफिसर। जैसे पुलिस ऑफिसर किसी क्रिमिनल को पकड़ने गया है, तो वो ये थोड़ी देखेगा कि ये मेरा चाचा है कि ताऊ है कि भाई है कि क्या है। उसको अफेक्टिव न्यूट्रल होना पड़ेगा ना। जब डॉक्टर किसी पेशेंट को अ, कि डॉक्टर किसी पेशेंट को चेक करेगा या फिर उसको हेल्थ केयर प्रोवाइड करेगा, तो उसको अफेक्टिव न्यूट्रलिटी दिखानी पड़ेगी। क्योंकि अगर वो अफेक्टिविटी दिखाएगा तो पेशेंट की केयर नहीं कर पाएगा, पेशेंट को क्योर नहीं कर पाएगा। ऐसे जज को अगर किसी को पनिश करना है तो आपको क्या लगता है, जज तब भी पनिश कर पाएगा जब वो अफेक्टिव न्यूट्रलिटी दिखाए। अगर मान लो उसका कोई ब्रदर है तो उसको जज नहीं कर पाएगा सही से। तो ऐसे हम क्या करते हैं इन केसेस में, पता है आपको कि जो ये वाले केसेस होते हैं, यहाँ पे वो जज दूसरा बदल दिया जाता है, क्योंकि इसका भाई होता है तो बदल दिया जाता है। ये बेसिक चीज़ें तो पता ही होंगी आपको। तो बेसिकली जज को अफेक्टिव न्यूट्रलिटी दिखानी पड़ती है। अगर लगता है कि यहाँ पे अफेक्टिविटी आ जाएगी जज के केस में, तो हम जज को चेंज कर देते हैं। ऐसे डॉक्टर डॉक्टर जब तक अफेक्टिव न्यूट्रलिटी दिखाता है तब तक तो पेशेंट को केयर कर सकता है, लेकिन जब डॉक्टर क्या होता है कि उसका कोई घर का पर्सन आ जाता है तो वो अफेक्टिव न्यूट्रलिटी नहीं दिखा पाता। तो डॉक्टर उसकी केयर भी नहीं करता, ऑपरेशंस नहीं करते डॉक्टर। डॉक्टर अपनी फैमिली मेम्बर्स के ऑपरेशन नहीं कर पाते, ये फैक्ट है, सबको पता है ये बात तो। सो बेसिकली सिंपल है, अफेक्टिविटी क्या है, जहाँ पे इमोशनल बॉन्ड हो, जैसे मदर का
अफेक्टिव न्यूट्रलिटी मतलब जहाँ पे इमोशन लेस बॉन्ड हो, जैसे कि डॉक्टर, जज, आईएएस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर। क्लियर है? देखो यहाँ पे लिखा भी है मदर अफेक्टिविटी, और जो जज होता है जब पनिशमेंट देता है अफेक्टिव न्यूट्रलिटी। जैसे देखो राहुल एक डॉक्टर है, ओके, तो यदि उसका चाइल्डहुड फ्रेंड आता है उसके पास ट्रीटमेंट के लिए, राहुल इमोशनल तो फील करते ही है, लेकिन उसे जब ट्रीट करता है तो वो अफेक्टिव न्यूट्रलिटी को फॉलो करता है। किसको? अफेक्टिव न्यूट्रलिटी। क्योंकि वो अगर अफेक्टिविटी दिखा दे तो फिर वो उसको क्योर नहीं कर पाएगा या ट्रीट नहीं कर पाएगा। तो उसका चाइल्डहुड फ्रेंड तो है, इमोशनल कनेक्शन तो है, पर जब उसको केयर करेगा, वो क्योर करेगा उसको, जब वो उसका पेशेंट बन जाएगा तो वो अफेक्टिव न्यूट्रलिटी दिखाएगा। एज अ फ्रेंड उसको इमोशनल होना चाहिए, अफेक्टिविटी दिखानी चाहिए, बट एज अ डॉक्टर उसको क्या दिखानी चाहिए? उसको न्यूट्रल रहना चाहिए। ओके, इसी को बोलते हैं पैटर्न वेरिएबल डिलेमा, कि आप ये करोगे कि आप ये करोगे, आप करोगे क्या? ओके, आपके जो एक्शन होंगे, क्या वो एक्शन इमोशनल है तो अफेक्टिविटी, अब अगर वो इमोशन लेस है तो अफेक्टिव न्यूट्रलिटी। क्लियर है? आई होप इतना समझ में आ गया होगा आपको, बहुत सिंपल था। देखो सेल्फ ओरिएंटेशन और मतलब कलेक्टिविटी ओरिएंटेशन का मतलब क्या है? सेल्फ मतलब सेल्फ, खुद को सबसे पहले इम्पोर्टेंस दो, और कलेक्टिविटी मतलब दूसरों को, पीपल को। तो बेस्ट एग्जांपल दे रहा मैं, बेस्ट एग्जांपल, आपने कैप्टन अमेरिका, कैप्टन अमेरिका, कैप्टन अमेरिका की पहली प्रायोरिटी क्या होती है? स्टीव रॉजर्स, कैप्टन अमेरिका की पहली प्रायोरिटी होती है लोग, वो हमेशा लोगों के लिए वर्क करता है। पर डेडपूल, डेडपूल तो डेडपूल है, डेडपूल को लोगों की क्या पड़ी है? उस वो तो सेल्फिश है बंदा। ओके, तो सेल्फ ओरिएंटेशन मतलब जब आप खुद के बारे में सोचते हो कि मेरा सेल्फ इंटरेस्ट फुलफिल हो जाए, बाकी सब भाड़ में जाए। और कलेक्टिविटी ओरिएंटेशन का मतलब होता है जब आप लोगों के बारे में सोचते हो, खुद को इवन सेक्रीफाइस करना पड़े तो आप कर देते हो। जैसे कि स्टूडेंट जब चीट करता है एग्ज़ाम में तो वो खुद के बारे में सोचता है, पर जब सोल्जर सेक्रीफाइस करता है तो वो लोगों के बारे में सोचता है, इसलिए वो सेक्रीफाइस करता है ना। सेल्फ ओरिएंटेशन मतलब पर्सनल इंटरेस्ट, कलेक्टिविटी ओरिएंटेशन मतलब ग्रुप इंटरेस्ट। जब आप खुद के बारे में सोचते हो, देखो खुद के बारे में सोचते हो दैट इज सेल्फ ओरिएंटेशन। पर जब आप खुद को पीछे रख के लोगों के बारे में सोचते हो तो वो है कलेक्टिविटी ओरिएंटेशन। ये डेडपूल और कैप्टन अमेरिका के एग्जाम्पल से आप याद रख सकते हो इस चीज़ को। वैसे तो कितना सिंपल ये हेडिंग में ही डिफाइन करा गया उसको कि सेल्फ ओरिएंटेशन, खुद के बारे में सोचना। जैसे देखो अंजलि एक पर्सन है, वो एक कंपनी में वर्क करती है, वो उससे मिस्टेक मिल जाती है रिपोर्ट में। तो अब अगर जो रिपोर्ट है और उस रिपोर्ट में जो मिस्टेक है, अगर वो अपने सीनियर के पास जाएगी और वो कहेगी सर इसमें मिस्टेक है, सीनियर ने कहा तुम्हारा 10% इंक्रीमेंट, और लो काम हो गया तुम्हारा। तो दिस इज व्हाट, दिस इज सेल्फ ओरिएंटेशन। बट अगर वो अपने सीनियर के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप सच को बाहर लाइए क्योंकि टीम से इसका लॉस होगा, तो फिर वो टीम के बारे में सोच रही है यहाँ पे, खुद के बारे में नहीं सोच रही। तो यहाँ पे कलेक्टिव कलेक्टिविटी ओरिएंटेशन। आई होप क्लियर। देखो अगर वो हाइट छुपा ले, सच छुपा लेती है तो प्रमोशन मिल जाएगा, पर सच बता देती है सबको तो फिर क्या होगा? प्रमोशन तो नहीं मिलेगा, लेकिन टीम का फायदा हो जाएगा। दैट इज सेल्फ ओरिएंटेशन, दैट इज कलेक्टिविटी ओरिएंटेशन। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। आगे देखते हैं। यूनिवर्सलिज्म मतलब यूनिवर्सलिज्म और पर्टिकुलरिज्म। यूनिवर्सलिज्म मतलब यूनिवर्सल क्या होता है? सब। पर्टिकुलर मतलब कोई पर्टिकुलर पर्सन, है ना, सिंपल। यूनिवर्सलिज्म मतलब सब, यूनिवर्सल। पर्टिकुलरिज्म मतलब एक पर्टिकुलर पर्सन। तो जब आप किसी को स्पेशल, किसी पर्टिकुलर पर्सन को स्पेशल ट्रीटमेंट देते हो तो दैट इज कॉल्ड पर्टिकुलरिज्म।
बट जब आप सबको सेम ट्रीट करते हो तो दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सलिज्म। इतनी बात समझ में आई आपको कि व्हाट इज यूनिवर्सलिज्म, व्हाट इज पर्टिकुलरिज्म। देखो, यूनिवर्सलिज्म मतलब सेम रूल सबके लिए अप्लाई होगा। पर्टिकुलरिज्म मतलब नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ, अगर तुम मेरे खास हो तो तुम्हें स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा। क्लियर? जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम, वहाँ पे यूनिवर्सलिज्म चलता है कि आप तो कोई हो, आप तो हमारे भाई हो, चाचा हो, मामा हो, रिश्तेदार हो, दूर के भैया हो, जो भी हो, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना पड़ेगा। अगर निकाल लिया तो जॉब, और नहीं निकाला तो कुछ नहीं। निकाल लिया तो जॉब, नहीं निकाला तो कुछ नहीं। लेकिन आपका कोई बिजनेस है, या फिर आप प्राइवेट जॉब करते हो और वहाँ पे आपने अपने कज़िन को लगा लिया कि अरे आ जाओ हम लगा देंगे, तो ये होता है पर्टिकुलरिज्म। मतलब जहाँ पे आपने फेवर कर दिया किसी को, स्पेशल ट्रीटमेंट दे दिया किसी को, तो वो होता है पर्टिकुलरिज्म। ओके, आगे देखो। जैसे कि एक टीचर है, जब वो आंसर सीट एवेल्यूएट कर रही है तो उसे अपने भाई का पेपर मिलता है। अब टीचर को अपने भाई का पेपर कैसे मिल जा रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। भाई के बेटे का होता तो ठीक रहता। भाई का पेपर, उसका भाई हो सकता है, चलो एज गैप हो गया हो दोनों भाई बहन में, बट एक टीचर है जो कि अपने भाई का उसको पेपर मिल जाता है। अब अगर वो उसको स्ट्रिक्टली चेक करेगी तो ये तो यूनिवर्सलिज्म हो गया। बट अगर वो एक्स्ट्रा मार्क्स दे देगी या फिर फेवर कर देगी इसको, स्पेशल ट्रीटमेंट कर देगी, फेवर कर देगी, ये कीवर्ड्स हैं इस चीज़ के, स्पेशल ट्रीटमेंट, तो फिर क्या होगा? अगर वो स्पेशल ट्रीटमेंट दे देगी या फेवर कर देगी तो वो होता है पर्टिकुलरिज्म, वो यूनिवर्सलिज्म नहीं होगा। ओके, क्लियर? अभी एक बार रिवाइज कर लेंगे हम सब चीज़ें तो आ जाएगा आपको समझ में। अब देखो, एस्क्रिप्शन वर्ड से अचीवमेंट क्या होता है? एस्क्रिप्ट, अचीव मतलब जो आपने कमाया है, अर्न करा है आपने, दैट इज अचीवमेंट। एस्क्रिप्शन मतलब जो आपको बाई बर्थ मिल गया। एस्क्रिप्शन का मतलब है जो आपको बाई बर्थ मिल गया, जैसे कि कास्ट, जेंडर, फैमिली, ये आपको बाई बर्थ मिलती है, तो दैट इज एस्क्रिप्शन। जो भी चीज़ें बाई बर्थ मिल रही हैं आपको, दैट इज एस्क्रिप्शन, या फिर एस्क्रिप्शन के बेसिस पे मिल रही हैं आपको। जैसे पहले क्या होता था कि कोई किंग है तो राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ये प्रिंस है, कि जब राजा की डेथ हो जाती है तो फिर ये बन जाता है किंग। सिंपल, यही तो रूल है। तो दैट इज एस्क्रिप्शन। आपने कुछ करा है जीवन में? नहीं। कुछ उखाड़ा है जीवन में? नहीं। बट आप राजा बन गए, क्यों? क्योंकि आपके पिताजी की डेथ हो गई। सिंपल। नाउ कम्स टू अचीवमेंट। अचीवमेंट मतलब आपने कमाया है एफर्ट से, मेरिट से, जैसे कि गोल्ड मेडल। अब गोल्ड मेडल आपको इसलिए नहीं मिल जाएगा क्योंकि आपने सिर्फ, आप किसी के बेटे हो, किसी के भाई हो, या फिर किसी के रिलेशन में हो, आप इवन प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर के भाई ही क्यों ना हो, आपको गोल्ड मेडल तो नहीं ही दिया जाएगा, क्योंकि वो आपको अचीव करना पड़ेगा, आपको अर्न करना पड़ेगा। तो अचीवमेंट मतलब होता है अर्न करना, कमाना, और एस्क्रिप्शन मतलब बाय बर्थ जो आपको मिल गया है, जैसे कि राजगद्दी मिल जाना, क्योंकि आप उस फैमिली में पैदा हुए हो तो आपको ही गद्दी मिलेगी। दूसरा ये हो सकता है, दूसरा होता है अचीवमेंट, कि जैसे आईएएस ऑफिसर। आईएएस ऑफिसर तब बनोगे जब कुछ अचीव कर लोगे, एग्जाम क्लियर कर लोगे, अचीव कर लोगे। अगर नहीं करोगे तो आईएएस तो नहीं बन पाओगे। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि एस्क्रिप्शन क्या होता है, अचीवमेंट क्या होती है। देखो, जैसे दो लड़के हैं, जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। एक जो है वो ओनर का सन है, दूसरा ज़्यादा टैलेंटेड है। अगर ओनर के सन को जॉब मिलती है तो एस्क्रिप्शन, लेकिन अगर टैलेंटेड लड़के को जॉब मिलती है तो अचीवमेंट। सिंपल। आगे देखो, आगे है स्पेसिफिसिटी वर्सेस डिफ्यूजनेस। इसमें क्या होता है? देखो, इसका मतलब है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक ना, कि आपके जो रोल हैं वो स्पेसिफिक हैं, जैसे कि डॉक्टर और पेशेंट,
जज और लॉयर। डॉक्टर पेशेंट के जो रोल है वो स्पेसिफिक हैं कि डॉक्टर और पेशेंट जब मिलेंगे तो उसकी बातें करेंगे कि मुझे सही होना है, मुझे कैसे सही हो जाऊंगा, हेल्थ की बातें करेंगे ना सिर्फ, और कोई तो पंचायत करेंगे नहीं। जज और लॉयर जब मिलेंगे तो लॉ की बात करेंगे, और कोई बात तो करेंगे नहीं कि जज साहब ने समोसा खाया कि नहीं खाया, आपने नाश्ते में क्या किया था, ये सब बातें तो नहीं करेंगे ना ऑब्वियसली। अब लॉयर जाके पूछ कहे जज से कि जज साहब ब्रेकअप हो गया मेरा और बड़ा दिमाग खराब चल रहा है आजकल, क्या करूं मैं, ऐसा तो नहीं होगा ना। डॉक्टर पेशेंट या फिर जज और लॉयर एक स्पेसिफिक काम के लिए ही मिलेंगे कि वही उनका काम है। लेकिन डिफ्यूजन न्यूज मतलब होता है रोल आर डिफ्यूज्ड, मतलब बहुत सारे रोल हैं आपके, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका बेस्ट फ्रेंड। अब आप बेस्ट फ्रेंड को तब कॉल करोगे जब आपको पैसे चाहिए कि भाई पैसे डाल दे, या फिर आप तब कॉल करोगे कि ब्रेकअप हो गया, या फिर आप तब कॉल करोगे कि बचा लो आके लड़ाई हो गई। तो आप देख रहे हो कि ये इकोनॉमिकल चीज़ें भी देख रहा है, इमोशनल चीज़ें भी देख रहा है, और यहाँ पे सोशल चीज़ें भी देख ले रहा है, आपकी लड़ाई हो गई या फिर कुछ कांड हो गया, कुछ भी है। तो एक बेस्ट फ्रेंड बहुत सारे रोल को निभा रहा है, तो उसको बोलेंगे डिफ्यूजनेस। और जब स्पेसिफिक रोल होते हैं तो उसको बोलते हैं स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी, मुझे पता नहीं एस बोलने में क्या तकलीफ होती है। स्पेसिफिसिटी, ठीक है, हो गया। तो स्पेसिफिसिटी का मतलब होता है लिमिटेड रोल, जैसे कि डॉक्टर और पेशेंट लिमिटेड रोल है ना, जब मिलेंगे तो हेल्थ हेल्थ की बातें करेंगे। लेकिन डिफ्यूजननेस मतलब आपके जो रोल है वो ब्रॉड है और मल्टीपल है, जैसे कि हस्बैंड वाइफ। जब हस्बैंड वाइफ मिलेंगे या फिर बात करेंगे तो वो जो रोल होंगे निभाएंगे वो डिफ्यूजननेस होगा। इमोशनल भी होगा वहाँ पे, इकोनॉमिकल भी होगा, सोशल भी होगा, तो वो सारी रोल्स निभाएंगे। तो देखो यहाँ पे ब्रॉड और मल्टीपल रोल्स है ना, क्लियर। जैसे एक लॉयर है, जब आप एक लॉयर से मिलेंगे तो आप सिर्फ लीगल इशू पे डिस्कशन करेंगे ना, दैट इज स्पेसिफिक। पर जब अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलेंगे तो आप सारी प्रॉब्लम्स बता देंगे उसे। तो ये है डिफ्यूजनेस, क्लियर है। देखो ट्रेडिशनल सोसाइटी, पहली सोसाइटी में क्या होता था, डिफ्यूज, कि लोग सब मुद्दे पे बात कर लेते थे। पर अब मॉडर्न सोसाइटी में ऐसा होता है नहीं, आप सिर्फ काम के लिए मिलते हो किसी से, और तो ऐसा नहीं कि चार लोग बैठ गए पंचायत चल रही है, ऐसा कुछ नहीं होता शहरों में। सिर्फ काम से मतलब होता है कि काम के लिए मिलो और फिर निकलो यहाँ से, इधर बैठो मत। बाकी एक सिंपल डायग्राम है जैसे कि ट्रेडिशनल सोसाइटी में, जो कि देखो हम बात कर रहे हैं अभी टेलकट पासन की। अब ये होता है नहीं होता है हमें नहीं घुसना है इसमें। टेलकट पार्सन ने बताया था कि ट्रेडिशनल सोसाइटी में अफेक्टिविटी रहती है। अफेक्टिविटी का मतलब समझते हो आप, कि इमोशनल बॉन्ड रहता है, क्या रहता है, इमोशनल बॉन्ड। और मॉडर्न सोसाइटी में इमोशनल बॉन्ड नहीं रहता है। कलेक्टिविटी में आप सबके बारे में सोचते हो, यू थिंक फॉर ऑल, यहाँ पे आप खुद के बारे में सोचते हो। तो देखो ट्रेडिशनल सोसाइटी में आप सबके बारे में सोचते हो ना, पर मॉडर्न में खुद के बारे में सोचते हो। उसका पर्टिकुलरिज्म मतलब आप फेवर्स करते हो, आप फेवर करते हो कि ये मेरे चाचा का लड़का है तो इसको जॉब दे दो, या फिर इसको खेत में लगा लो अपने, या फिर इसको आ, ये काम दे दो, वो काम दे दो, क्योंकि ये मेरे रिलेशन में आता है बस। तो गांव में तो यही होता है, ट्रेडिशनल सोसाइटी में यही होता था। तो गांव में नहीं कहेंगे पर्टिकुलर, बट पहले की सोसाइटी में यही होता था कि आपको जॉब या फिर जो भी मिलती थी वो किसके बेस पे मिलती थी, पर्टिकुलरिज्म के बेस पे, फेवर्स के बेस पे। यूनिवर्सलिज्म मतलब एग्ज़ाम है या फिर इंटरव्यू है, क्लियर कर लो तो मिल जाएगी आपको जॉब, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगी। एस्क्रिप्शन मतलब बाय बर्थ। ट्रेडिशनल सोसाइटी में जो भी मिलता था आपको बाय बर्थ मिल जाता था। पर अचीवमेंट मतलब आपको अचीव करना पड़ता है, आपको मेरिट के बेस पे, क्वालिफिकेशन के बेस पे सब कुछ अचीव करना पड़ेगा। तो मॉडर्न सोसाइटी में यही होता है। पर ट्रेडिशनल में बाय बर्थ सब कुछ मिल जाता था। डिफ्यूजननेस मतलब, डिफ्यूजनेस का मतलब होता है कि आपके जो रोल हैं
वो मल्टीपल है। और स्पेसिफिसिटी का मतलब होता है कि आपके जो रोल हैं वो डिफाइंड है, कि डॉक्टर पेशेंट जब मिलेंगे तो डॉक्टर पेशेंट जब मिलेंगे तो हेल्थ की बातें करेंगे, जज लॉयर मिलेंगे या फिर लॉयर और आप मिलेंगे तो आप किसकी बात करोगे, आप सिर्फ बात करोगे लीगल इश्यूज पे। क्लियर है? तो मॉडर्न सोसाइटी में ये सब होता है, ये सब होता है, और ट्रेडिशन में ये सब होता था। क्लियर? ये आपको याद रखने की अफेक्टिविटी, अफेक्टिव न्यूट्रलिटी, कलेक्टिविटी, सेल्फ ओरिएंटेशन, पर्टिकुलरिज्म, यूनिवर्सलिज्म, एस्क्रिप्शन, अचीवमेंट, डिफ्यूजनेस, स्पेसिफिटी, सब याद रखने हैं आपको। किससे क्या होता है, भूल जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। अब बात करते हैं क्रिटिसिज्म पे, क्योंकि कुछ क्रिटिसिज्म तो होगा ही इनका। पहला क्रिटिसिज्म, ओवरली ड्यूलिस्टिक। मतलब क्या है कि ये ईदर और करते थे। मतलब या तो आप अफेक्टिविटी दिखा सकते हो या फिर आप अफेक्टिव न्यूट्रलिटी दिखा सकते हो। बट यही इनका क्रिटिसिज्म बन गया कि ऐसा नहीं है। कभी कभी सेम टाइम पे आप दोनों चीज़ें दिखा देते हो। जैसे कि मान लो एक डॉक्टर है, जब डॉक्टर के पास आप गए आपको ट्रीट करने, तो उसने अफेक्टिव न्यूट्रलिटी दिखाई। बिल्कुल, जब ट्रीट करते वक्त अफेक्टिव न्यूट्रलिटी। लेकिन आपने कबीर सिंह देखी है, जब वो पेशेंट से बात करता है तो वो उन्हें सिंपैथी देता है, उन्हें समझाता है, बहुत इमोशनल करता है, थोड़ा सा समझाता है उन्हें कि देखो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, ये ऑपरेशन होगा आपके साथ और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि थोड़ा सिंपैथी दिखाना पड़ता है ना, ऐसा थोड़ी कि आप गए और डॉक्टर के पास पहुंचे आप और डॉक्टर ने चीर फाड़ के अलग कर दिया आपको। डर तो लगेगा ना आपको, तो आपको सिंपैथी देनी पड़ेगी, इमोशनल सपोर्ट देना पड़ेगा। तो बेसिकली क्या होता है, जो डॉक्टर होता है वो सिर्फ अफेक्टिव न्यूट्रलिटी नहीं दिखाता, वो अफेक्टिविटी भी दिखाता है। पर टेलकट पासन क्या कहते हैं कि नहीं नहीं, ये कैसे होगा, या तो वो अफेक्टिव न्यूट्रलिटी दिखाएगा या फिर अफेक्टिविटी दिखाएगा, दोनों चीज़ें नहीं दिखा सकता। तो यही एग्जाम्पल है कि जब डॉक्टर पेशेंट को ट्रीट करता है तो वो अफेक्टिव न्यूट्रलिटी दिखाता है, लेकिन सिंपैथी और इमोशनल कंसर्न भी दिखाता है, दैट इज ऑल्सो अफेक्टिविटी। तो वो ये भी शो करता है, ये भी शो करता है। अब जैसे इन्होंने कहा कि या तो अचीवमेंट हो सकती है, एस्क्रिप्शन हो सकती है। बट यू नो रणवीर कपूर, ही इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ एस्क्रिप्शन। मतलब बाई बर्थ उसको जो मिला वो मिला ना, कि वो कपूर है। लेकिन क्या वो जिस मुकाम पे है वो सिर्फ एस्क्रिप्शन के बेस पे है? नहीं, उसने अचीव करा है वो चीज़। तो यहाँ पे देखो एस्क्रिप्शन भी है और अचीवमेंट भी है। क्लियर? यही सब है जो मैं समझा दिया आपको पहले। अब है इग्नोर कॉन्फ्लिक्ट। देखो क्या होता है, सी राइट मिल्स कहते हैं कि पार्सन ने कॉन्फ्लिक्ट को और पावर को इग्नोर कर दिया, पावर को, इनइक्वालिटी को और कॉन्फ्लिक्ट को, सबको इग्नोर कर दिया। जैसे कि कंपनी में प्रमोशन आपको दिखता है कि वो अचीवमेंट के बेस पे मिल रहा है। एक कंपनी में जब प्रमोशन होता है तो आपको लगता है कि ये किसके बेस पे मिल रहा है, मेरिट के बेस पे, अचीवमेंट के बेस पे। बट क्या वो सच में ऐसा होता है? नहीं, उसके पीछे पावर होती है। कि देखो जैसे मान लो ये एक पर्सन है, हमें इसको एचआर बनाना है। तो अब जो ऊपर वाला पर्सन है वो ये सोचेगा कि एचआर इसको बनाए या इसको बनाए। ये जो पर्सन है ये अचीवमेंट बेस पे है और ये भी अचीवमेंट बेस पे है, ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि उसका मेहनत तो दोनों ने की है। तो इसने भी अचीवमेंट हासिल किए, इसने भी अचीवमेंट हासिल किए हैं। बट ये वाला क्या होगा, जब पावर में आएगा तो ये फेवर करेगा, किसको फेवर करेगा, जिसके ऊपर बैठते हैं, जिसके सीनियर्स हैं, जो हायरार्की में ऊपर है उनको फेवर करेगा ये। बट ये जब अचीवमेंट बेस पे है ये, तो ये किसके बारे में सोचेगा, जब एचआर बन जाएगा ये वाला इंसान, तो ये सोचेगा अपनी कंपनी के लोगों के बारे में, कंपनी प्यूपिल, उन्हें अच्छे से काम करवाना, ज़्यादा सैलरी दिलवाना, ये सब चीज़ सोचेगा। जो सीनियर पर्सन होगा वो कभी भी नहीं चाहेगा कि ये पर्सन एचआर बने। क्यों? अचीवमेंट दोनों बेस पे हैं, लेकिन इसको बनाना चाहेगा वो, क्यों? क्योंकि उसके पास पावर रहे, ताकि, समझ रहे हो? आ रही है बात समझ में क्या बताना चाह रहा मैं,
कि हमेशा ऐसा नहीं कि अचीवमेंट दिख रही है आपको तो अचीवमेंट के बेस पे नहीं, आपको दिख रहा है कि अचीवमेंट के बेस पे, बट वो किस बेस पे होगा, वहाँ पे पावर वर्क करती है, फेवरेटिज्म वर्क करता है, क्लास का बैकग्राउंड भी वर्क करता है। सिर्फ आप अचीव कर लिया आपने कुछ, इसी बेस पे आपको प्रमोशन नहीं मिलेंगे। तो टेलकेट पासन ने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया था, उन्होंने कहा था कि या तो एक्सक्रिप्शन होगा अचीवमेंट होगा, बट यहाँ पे दोनों अचीवमेंट हैं, लेकिन फिर भी एक को ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई और दूसरे को नहीं दी गई प्रायोरिटी। रीज़न सिंपल था, पावर। आगे देखो, जैसे कि इंडिया में जो बिग कॉर्पोरेट्स होते हैं वो पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं, मीडिया पावरफुल ग्रुप्स को कंट्रोल करता है। तो ऑर्डिनरी पीपल को लगता है कि उनके पास कंसेंट है, बट नहीं, वो कंट्रोल किए जा रहे हैं। उनके पास चॉइस है कि आप ए चूज़ कर सकते हो या बी चूज़ कर सकते हो, बट ऐसा कुछ है ही नहीं। वो कंसेंट उनके पास है नहीं, उन्हें कंट्रोल किया जा रहा है। वो वही चूज़ करते हैं जो सामने वाला चाहता है। जो बिग कॉर्पोरेट चाहते हैं कि आप ये चूज़ करो, वो उसी को चूज़ करते हैं, चाहते और ना चाहते हुए भी। क्लियर है? तो ये पावर का बहुत ज़्यादा यूज़ है। आगे देखो वेस्टर्न बायस क्या है। जैसे कि यूनिवर्सलिज्म और अचीवमेंट, उनने कहा कि पहले की जो सोसाइटी थी वहाँ पे पर्टिकुलरिज्म था ना, और अचीवमेंट नहीं था, एस्क्रिप्शन था, एस्क्रिप्शन। लेकिन जो मॉडर्न सोसाइटी आई, कोई सोसाइटी आई मॉडर्न, वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे यूनिवर्सलिज्म आया और अचीवमेंट आया। तो इसको उन्होंने सुपीरियर ट्राई ट्रीट किया। तो बेसिकली उन्होंने ये बताया कि पहले पर्टिकुलरिज्म था, एस्क्रिप्शन था, लेकिन बाद में जब मॉडर्न सोसाइटी बनी तो यूनिवर्सलिज्म आया और अचीवमेंट आई। पर जो ये सब बातें ये कर रहे हैं ये सिर्फ वेस्टर्न सोसाइटीज़ में हुआ, जहाँ पे इंडिविजुअल अचीवमेंट को सक्सेस मिली। बाकी इंडियन रूरल सोसाइटी में आपको लगता है कि यूनिवर्सलिज्म अचीवमेंट आ पाया है अभी तक? नहीं, वहाँ पे एस्क्रिप्शन चल रहा है अभी भी, बाई कास्ट, फैमिली बैकग्राउंड, यही सब चलता है ना। जैसे आपको शादी करनी है तो फैमिली बैकग्राउंड देखते हैं, कास्ट देखते हैं, ये थोड़ी देखते कि अचीव कर लिया आपने, ये कर लिया वो कर लिया, है ना। आपको ऑक्यूपेशन दिया जाता है कोई तो इसी के बेस पे दिया जाता है। अगर आप निचली कास्ट से आते हो इंडियन रूरल कम्युनिटी में तो आपको ऑक्यूपेशन अच्छा नहीं मिलेगा। आपने नॉर्मली देखा होगा जो लोग ऐसी जगह से बिलोंग करते हैं कि अगर कोई पर्सन निचली कास्ट से आता है मान लो, तो उसको वो जॉब्स ऑफ़र की नहीं जाएंगी जो जॉब वो कर सकता है। उसको पहले वो जॉब ऑफ़र की जाएंगी कि आप ये काम कर लो, नीचा काम कर लो, ये वाला नीचा काम कर लो या फिर ये वाला नीचा काम कर लो। जब वो कहेगा नहीं नहीं हम तो वही काम करना है, हम तो लायक हैं, जब वो बहुत ज़्यादा प्रूफ कर देगा अपने आप को, तब जाके उसको कोई जॉब मिलेगी अच्छी सी, अदरवाइज़ नहीं मिलेगी। क्योंकि अभी भी इंडिया में, इंडिया के रूरल सोसाइटी स्पेशली में क्या होता है कि एक्सेप्शन बेस पे ही काम चलता है, क्योंकि कास्ट क्या है, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। जिसका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा होता है, कास्ट अच्छी होती है, उसको जॉब बहुत अच्छी मिल जाती है। जैसे आपने कहा कि आपको हाउस हेल्प का काम करना है फॉर एग्जांपल, ठीक है, और आप अच्छी कास्ट से बिलोंग करते हो, अच्छी फैमिली बैकग्राउंड से आते हो, तो आपको हाउस हेल्प का काम बहुत जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि इन लोगों पे लोग भरोसा कर लेते हैं बहुत जल्दी इंडिया में। बट जिनका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं होता, जैसे कि आपका घर है, आपके घर में चोरी चकारी होती थी पहले, या फिर मान लो आपकी फैमिली का कोई पर्सन है वो चोर है, तो आपको लगता है आपको इजीली जॉब मिल जाएगी? नहीं, आपको बहुत इजीली जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि आपका फैमिली बैकग्राउंड जब देखेंगे वो कि आपकी फैमिली में कोई चोर है, तो वो आपको जॉब शायद ना दें। आ रही बात समझ में, कि फैमिली बैकग्राउंड के आप चाहे कितना अचीव कर लिया हो आपने, उससे क्या मतलब, आपके अचीवमेंट से मतलब नहीं है, मतलब है कि फैमिली बैकग्राउंड क्या है आपका। तो क्लियर। तो वेस्टर्न सोसाइटीज़ में ऐसा है कि इंडिविजुअल अचीव कर लिया तो उसको जो चाहिए मिल जाएगा, लेकिन रूरल सोसाइटी में ये नहीं है, यहाँ पे अभी भी रिस्ट्रिक्शन चल रहा है। समझ रहे हो कि अगर फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, कास्ट अच्छी नहीं है, तो शायद आपको वो ना मिले जो इसके आप हकदार हो। इज इट क्लियर? यही सब है। तो वेस्टर्न बायस कैसे है कि इन्होंने वेस्टर्न सोसाइटी को देखा कि वहाँ पे तो ये आ गया ये, आ गया, ये आ गया, तो सब जगह आ गया होगा, नहीं, इंडिया में तो नहीं आया।
और इंडिया की स्पेशली रूरल एरिया में तो नहीं ही आया है। क्लियर है? तो इनकी जो थ्योरी है वो वेस्टर्न बायस है, क्योंकि उन्होंने बाकी चीज़ों को पढ़ा ही नहीं, इंडिया की रूरल सोसाइटी को पढ़ा ही नहीं इन्हें सही से। ओके, तो इनका जो थ्योरी है वो वेस्टर्न बायस है। अब देखो, एल्विन गॉर्डनर कहते हैं, गोल्डनर एल्विन गॉर्डनर कहते हैं कि जो थ्योरी है वो बहुत एब्स्ट्रैक्ट है और डिफ़िकल्ट है एम्फेरिकली। मतलब देखो, जब भी कोई थ्योरी होती है तो थ्योरी को चेक करने के लिए या टेस्ट करने के लिए आप क्या करते हो, प्रूफ देते हो कि ये प्रूफ है। ऑब्वियसली ना, आप मतलब ऐसा थोड़ी कि रैंडमली आपने कुछ बोल दिया, जैसे आपने कहा कि गॉड एग्जिस्ट, या फिर चलो राम जी, भगवान राम एग्जिस्ट, या फिर हनुमान जी एग्जिस्ट। तो आपको प्रूफ देने पड़ेंगे ना, आपको फिर हनुमान जी का पैर दिखाना पड़ेगा कि यहाँ देखो, यहाँ पे हनुमान जी का पैर था, और यहाँ पे लंका थी सोने की, यहाँ उसको जला दिया गया, यहाँ पे सेतु था, राम सेतु था। तो आपको कुछ प्रूफ्स दिखाने पड़ेंगे ना, तब जाके आपकी थ्योरी को माना जाएगा। लेकिन जो इनकी थ्योरी है टेलकट पार्सन की, ये बहुत एब्स्ट्रैक्ट है, इसको एम्फेरिकली टेस्ट करना बहुत डिफिकल्ट है। जैसे कि इन्होंने कहा कि अफेक्टिव न्यूट्रलिटी एक नाम की चीज़ होती है, कि अगर आप जैसे मान लो क्लासरूम में हैं, और क्लासरूम में आपको पढ़ाना है, तो आपको अफेक्टिव न्यूट्रलिटी दिखानी पड़ेगी। अफेक्टिव न्यूट्रलिटी, अरे यार, न्यूट्रलिटी। लेकिन इन्होंने कहा, एल्विन गॉर्डनर ने, कि आप इसको मेज़र कैसे करेंगे? आप कैसे बताएंगे कि अगर उसने अगर उसने जैसे मान लो थोड़ा इमोशनल सपोर्ट दिखाया और ज़्यादा, आप कैसे डिफाइन करोगे कि अफेक्टिव न्यूट्रलिटी है? बताइए, कैसे आप इमोशंस को कैसे नापोगे आप, कि उसने थोड़े इमोशंस दिखाए तो ये अफेक्टिव न्यूट्रलिटी नहीं है, ज़्यादा दिखा दे तो अफेक्टिव न्यूट्रलिटी है, कुछ भी है। पर आप इसको डिफाइन कैसे करोगे, इसको मेज़र कैसे करोगे? जैसे अगर टीचर ने स्माइल कर दी, तो ये थोड़ी अफेक्टिव न्यूट्रलिटी है। अगर उसने जोक्स मार दिए तो ज़्यादा हो गई। ये सब आप डिफाइन कैसे करोगे, आप मेज़र कैसे करोगे कि अफेक्टिव न्यूट्रलिटी है कि नहीं है, अफेक्टिविटी है कि नहीं है? इसको मेज़र करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इट इज़ एब्स्ट्रैक्ट एंड हार्ड टू टेस्ट। आप टेस्ट कैसे कर दोगे इसको, ये बता दो हमें तो बस। तो यही इनका क्रिटिसिज्म है, यही सब, कि पार्सन यूजेस हाईली एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, दे आर लॉजिकली क्लियर बट डिफिकल्ट टू टेस्ट। आपका लॉजिक तो बढ़िया है कि आपने कहा अफेक्टिविटी, अफेक्टिव न्यूट्रलिटी, लो बढ़िया चीज़ हो गई, बट आप उसको टेस्ट कैसे करोगे कि किसने अफेक्टिविटी दिखाई और किसने अफेक्टिविटी नहीं दिखाई? सिंपल। बाकी यहाँ पे लास्ट टेबल है ये, देखो, जब इमोशंस की बात करो तो अफेक्टिविटी, अफेक्टिव न्यूट्रलिटी, यहाँ पे इमोशन होते हैं, इमोशन नहीं होते हैं। इंटरेस्ट मतलब जब आप खुद के बारे में सोचते हो, तो सेल्फ ओरिएंटेशन जब आप लोगों के बारे में सोचते हो, तो कलेक्टिविटी ओरिएंटेशन। रूल जब आप किसी को फेवर करते हो, तो पर्टिकुलरिज्म जब आप सबके लिए सेम रूल अप्लाई करते हो, रूल टू ऑल दैट इज़ यूनिवर्सल। स्टेटस, जैसे मान लो कि आप बाय बर्थ जो आपको स्टेटस मिले, और जो आप कमाओ, जो आप अर्न करो मेहनत करके मेरिट बेस पे, उसका रिलेशन, जैसे कि अगर आप मल्टीपल रिलेशन, मतलब मल्टीपल रोल फॉलो कर रहे हो, जैसे कि आप इमोशनली सपोर्ट कर रहे हो, आप फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हो, आप सोशली सपोर्ट कर रहे हो। स्पेसिफिक मतलब डॉक्टर पेशेंट, ये जब मिलेंगे बात करेंगे तो सिर्फ एक ही बात होगी, किस चीज़ की, हेल्थ की। यहाँ पे बहुत सारे रोल नहीं है, एक ही रोल है कि हेल्थ की बात हो रही है बस। क्लियर है ये सब? तो एक बारी फिर से हम इसको पढ़ लेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। तो पैटर्न वेरिएबल बताया मैंने, 5 डिलेमास होते हैं। 5 डिलेमास कौन से, या तो आप ये करेंगे या तो ये करेंगे। अब पहला है अफेक्टिविटी, अफेक्टिव न्यूट्रलिटी। अफेक्टिविटी मतलब इमोशन जो मदर दिखाती है, अफेक्टिव न्यूट्रलिटी, न्यूट्रलिटी मतलब इमोशनलेस, जैसे कि डॉक्टर पेशेंट, जज और
कोई विक्टिम। फिर है सेल्फ ओरिएंटेशन, मतलब जो आप खुद के बारे में सोचते हो जैसे डेडपूल। कलेक्टिव ओरिएंटेशन मतलब जो आप लोगों के बारे में सोचते हो जैसे कैप्टन अमेरिका। उसके बाद यूनिवर्सलिज्म मतलब जब आप सबको सेम ट्रीट करते हो। पर्टिकुलरिज्म मतलब जब आप पर्टिकुलर इंसान को स्पेशल ट्रीटमेंट देते हो या फिर फेवर करते हो। नेक्स्ट, एस्क्रिप्शन मतलब बाय बर्थ, जो आपको बाय बर्थ मिल जाए, जैसे कि राजा का बेटा राजा। अचीवमेंट मतलब जो आपने कमाया है, जो आपने अर्न किया है, जैसे कि गोल्ड मेडल, जैसे कि आईएएस ऑफिसर। स्पेसिफिसिटी एंड डिफ्यूजननेस। स्पेसिफिसिटी मतलब होता है कि आपका जो रोल है स्पेसिफिक है, डॉक्टर, पेशेंट, जज, लॉयर, स्पेसिफिक रोल है ना, कि आप जब मिलेंगे तो यही काम करेंगे, यही बातें करेंगे। और जो आपका बेस्ट फ्रेंड है उसका जो रोल है वो डिफाइन नहीं है। उसका रोल है वो मल्टीपल रोल फॉलो करता है। वो आपको पैसे भी दे देगा, आपका ब्रेकअप भी देख लेगा, आपकी लड़ाई भी सॉर्ट कर देगा। बस, क्रिटिसिज्म देख ही चुके अपन कि यहाँ पे ये कहते हैं कि ईदर और नहीं होता। ऐसा भी तो हो सकता है, इफेक्टिविटी भी दिखाए, इफेक्टिव न्यूट्रलिटी भी दिखाए। दूसरा, कि ये कहते हैं कि पावर या तो अचीवमेंट होगा, ठीक है, या तो एस्क्रिप्शन होगा। बट कभी कभी क्या होता है, एस अचीवमेंट में ही पावर आ जाती है, इसलिए इसको एचआर बना दिया गया, इसको एचआर नहीं बनाया, क्योंकि पावर है ना, कि अगर ये एचआर बनेगा तो पावर में कौन रहेगा, सीनियर पर्सन, इसलिए उसने इसको एचआर बनाया, इसको एचआर नहीं बनाया। आगे देखो, वेस्टर्न बायस मतलब इन्होंने कहा कि पहले पर्टिकुलरिज्म था, एस्क्रिप्शन था, बट अभी मॉडर्न में ये है यूनिवर्सलिज्म और अचीवमेंट। बट इंडिया के रूरल कम्युनिटीज़ में अभी भी यही चल रहा। तो आपने मतलब वेस्ट को देख के पॉलिसी बनाई या फिर थ्योरी बनाई, इंडिया को तो देखी नहीं ना आपने, क्योंकि इंडिया पे एप्लीकेबल होती ही नहीं है थ्योरी। बाकी एब्स्ट्रैक्ट एंड हार्ड टू टेस्ट मतलब आपने कहा कि टीचर को अफेक्टिव न्यूट्रलिटी दिखानी चाहिए, बट कितना अफेक्टिव न्यूट्रलिटी में आता है, कितना अफेक्टिव न्यूट्रलिटी में नहीं आता है, इसको मेज़र कैसे करोगे आप कैसे बताओगे कि उसने खाना खा लिया बच्चों का तो अफेक्टिव न्यूट्रलिटी खत्म हो गई, उसने अफेक्शन दिखा दिया, या फिर स्माइल करी तो अफेक्शन दिखा दिया, जोक मार दिया तो अफेक्शन दिखा दिया, क्या पता वो अफेक्टिव न्यूट्रलिटी फॉलो कर रहा हो। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू टेस्ट। ओके, चलो आपको ये सब समझ में आ गया। बाकी प्लीज़ लाइक कर दिया करो यार, कमेंट कर दिया करो, एंड सब्सक्राइब तो कर ही लो, और शेयर कर दिया करो थोड़ा सा। ओके, हैव फन एंड बाय।